बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 423 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने गुसीला ठुड्डा जानूस की खोपड़ी पर रसीद करने के लिए जैसे ही अपने पाँव को अकबी समत खींचा, उसने एक खिलाफ तवक्को हरकत कर दी। उसे अपने इंतहाई करीब मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो लोटपोट होते हुए मुझसे एक महदूद फासले पर चला गया। अब अगर मैं ठुड्डा बरसाता तो भी उसकी मनहूस खोपड़ी को टारगेट नहीं बना सकता था। मैंने उसे ज़रबे शदीद पहुंचाने का इरादा तर्क किया ही था कि उसने मुझ पर फायर कर दिया। लोटपोट होकर पीछे जाने के दौरान में उसने बड़ी होशियारी से जेब में हाथ डालकर पिस्टल निकाल दिया था और उसी गन से उसने मुझ पर गोली चलाई थी। मैं अगर लेफ्ट साइड रूलिंग में एक लम्हे की ताखीर भी करता तो ऐन मुमकिन था उसके पिस्टल से निकलने वाली गोली मेरे जिस्म के किसी हिस्से में पेवस्त हो जाती। मैंने हंगामी अंदाज में रूलिंग की और फौरन ही मुझे उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा। मेरा लेफ्ट शोल्डर पहले ही घायल था। इस बाजू के ट्राइसेप्स को एक गोली ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। चोट पर चोट लगे तो एक क़यामत बर्पा हो जाती है और उस कंधे की चोट दूसरी मर्तबा मुतासर हुई थी। इससे पहले जब बुध नील कुंड वाली इबादत का अचानक खौफनाक धमाकों से गूंज उठी थी तो एक ऐसी खतरनाक रोलिंग ने मेरे दुखते हुए ट्राइसेप्स में तकलीफ का समंदर मौजन कर दिया था। साइड रोलिंग के बाद मैं उठकर खड़ा हुआ तो जानूस भी जमीन पर हाथ टेकर ऐसी ही कोशिश कर रहा था। पहला फायर उसने लेटे लेटे किया और अब जरा संभल कर मुझे निशाना बनाने का इरादा रखता था, मगर मैंने उसे संभलने का मौका ना दिया। मैंने लगातार 3 बैक फ्लैप लगाई और उससे 1 गज के फासले पर पहुंच गया। उसकी समझ में ना आया कि किस लम्हे मुझ पर फायर करे। मेरी फॉर्मेशन में बिजली जैसी लपक और तेजी शामिल थी। बैक फ्लैप की तकमील के साथ ही मैं उछलकर उसके सीने पर एक फ्रंट पुश किक रसीद कर चुका था। ये एक झटकेदार किक थी जो किसी हथौड़े के मानद उसके सीने पर लगी तो हलक से ओं की आवाज निकालते हुए पीछे को लट गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसका मुआयना करने लगा। वो अब खतरनाक नहीं रहा था। इस जमीन बोसी के दौरान में पिस्टल उसके हाथ से निकलकर बहुत दूर जा गिरा था। जानूस चारों खाने चित पड़ा हाँप रहा था। उसकी आंखें बंद थी। बादिल नजर में यही महसूस होता था वो अब उठ नहीं सकेगा, लेकिन मैं अपने तौर पर मोहतात रहा। उसकी एक चालाकी मैं मुलाहिजा कर चुका था। वो किसी दूसरे अंदाज से भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता था। मैं जल्द से जल्द जानूस से निमट कर इस बंगले से निकल जाना चाहता था। उसने चलने में पहले मुझ पर जो फायर किया था, अगर कोई उसकी आवाज पर तवज्जो देता तो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। और इससे कबल लियान अकबी हिस्से में एक सिक्योरिटी गार्ड को जिंदगी की कैद से निजात दिला चुकी थी। ताम खैरियत गुजरी कि इस फायर की आवाज ने किसी बंदे बशर को इस बंगले की तरफ ध्यान देने पर मजबूर नहीं किया था। बंगले के अंदर साउंड प्रूफ जोन में हमने जो फायरिंग की थी वो हमारे लिए मसाइल खड़े नहीं कर सकती थी। मैंने जानूस की कैफियत को चेक करने के लिए उसके पेट के ज़ेरी हिस्से में एक धुआंधार ठोकर रसीद की। वो पेट पकड़कर तकलीफ की शिद्दत से दोरा हो गया। चेहरे के कर्बनाक तासरात से यही जाहिर होता था उसका मसाना फट गया है। मैंने नीचे झुककर उसके कॉलर में हाथ डाला और किसी बोरी की मानिंद घसीटते हुए उसे बंगले के अगबी लान में ले आया। मैं उसके साथ जो कुछ करना चाहता था इस काम के लिए ये जगह इंतहाई मौजूद थी। मैंने उसे लान की लश ग्रीन घास पर पटका और उसके सीने पर पाँव का दबाव डालते हुए तहमकाना अंदाज में कहा, आंखें खोल दो आस्तीन के सांप। उसके जिस्म में एक बेमानी सी हरकत हुई, तब उसने आंखें बंद ही रखी। मैंने गुर्राट अमेज अंदाज में कहा, तुमने पिछले 1-2 दिन में वैदान की दोस्ती देखी है, उसकी दुश्मनी का निजारा नहीं करोगे? वो बदसूर आंखें बंद किए हुए होले होले कराता रहा, लगता है मुझे तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। मैंने थोड़ा झुककर पिंडली पर बंधे हुए खंजर को उसके केस में से निकाला। तुमने मुझे जो आला जरात खरीद कर दिया है, इसकी धार को तुम्हारे नरखरे पर ही आजमा कर देखना चाहिए। इस तरह आले की कारकर्दगी भी चेक हो जाएगी और तुम्हारी नीयत भी। उसने आले में वहशत में आंखें खोल दी। मेरे हाथ में चमकते हुए खंजर को देखकर खुली हुई आंखें साकत होकर रह गईं। उसकी आंखों में मौत हिलकोरे लेने लगी। उसे यकीन हो गया कि मैं किसी भी सूरत उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मौत को चंद सांस की दूरी पर खड़े देखकर हर इंसान जिंदगी के लिए हत्तल बिसात कोशिश जरूर करता है। उसने भी घबराकर मेरे पंजे से निकलने की ट्राई मारी, लेकिन मैंने उसके सीने पर जमे घुटने का दबाव डालकर उसे वहीं जाम कर दिया। फिर खंजर की नोक उसी इशारे पर टिकाते हुए कहा, क्यों, क्या तुमने ये सब कुछ? मुझे माफ कर दो, वो गया, मुझसे गलती होगी, जस्ट ए मिस्टेक, जस्ट ए मिस्टेक। मैंने उसी के अल्फाज को जहरीले अंदाज में दोहराया। मैं भी ऐसी जस्ट ए मिस्टेक करने जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे गंदे खून से इस घास का कुछ भला हो सके। बात खत्म करते ही मैंने खंजर वाले हाथ पर दबाव बढ़ा दिया। वो फंसी फंसी आवाज में मिन्नत करने लगा, मुझे ना मारो वैदान, मैं अपनी गलती का कफारा अदा कर दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जोगिंदर पाल अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंचने वाला है। मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर जोगिंदर की सफों को उल्टा दूंगा। तुम मुझे एक मौका दे दो, बस एक चांस। मैं खुद को तुम्हारा वफादार गुलाम साबित करके दिखा दूंगा। मैंने बड़ी सफाकी से उस मक्कार की आंखों में बहुत दूर तक झांका और वहां इधर से उधर तक मुझे दरोग गोई और रयाकारी के सिवा कुछ नजर न आया। वो मुझे शीशे में उतार कर एक मोहलत हासिल करना चाहता था ताकि जोगिंदर पाल वहां पहुंच जाए और मुझे जोगिंदर की आमद से पहले वहां से उड़न छू हो जाना था।
लिहाजा मैंने जानू से इख्तितामी अलविदाई गुफ्तगू की। मैं आका हूं और ना ही मुझे गुलामों की फौज तैयार करने का कोई शौक है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जोगिंदर की मुखालफत का झांसा देकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जोगिंदर से निमटने के लिए मुझे तुम्हारे गलीज कंधे की भी जरूरत नहीं। अगर कभी वो खुलकर तुम्हारी तरह दुश्मन की सूरत में मेरे सामने आया तो मैं उसका हशर तुमसे भी ज्यादा इबरतनाक करूंगा। तुम्हारे लिए किसी माफी तलाफी की गुंजाइश बाकी नहीं रही जानूस। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी जा चुकी है। मेरे लहजे की सफाकी और कतियत ने उसे दहला कर रख दिया। उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए झूठ और मुनाफकत का आखिरी कार्ड खेला था, जिसे मैंने तलब के जरिए काट दिया था। बहुत को यकीनी पाकर उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी स्याह भैंसे को अचानक शदीद जरकान ने अपने चुंगल में ले लिया हो। मैंने फना और बका के आफाकी उसूल पर अमल किया। जिन पत्तों को खुदा लग जाए वो पीले पड़ जाते हैं। फिर जिंदगी से मामूर दूसरे पत्तों के बीच दरख्त के ऊपर उनके मौजूद रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता, लिहाजा उन्हें जड़ना ही होता है। जानूस माशरे का एक नासूर था। इसका जिंदा रहना बहुत से इंसानों के लिए किसी आजाब से कम नहीं था। मैं अपने खंजर की प्यास बुझाने पर मजबूर हो गया। जानूस को फना के घाट उतारने के बाद मैं सीधा हुआ ही था कि लियान सामने से आती हुई दिखाई दी। उसने एक हाथ में वही गन थाम रखी थी जो मैं उसे सौंप आया था। वो इमारत की अगवी सम से नमूदार हुई थी और मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि वो इस वक्त अकेली थी। मैं लियान को अंदरूनी हाल में कलाड़िया के पास छोड़कर आया था और ताकीद की थी कि वो इसका ख्याल रखे। चुनाची उसे तनहा देखकर मेरा माथा ठिनका और मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। कलाड़िया कहाँ है? मैं उसके करीब पहुंचकर इज़्तिरारी अंदाज में पूछ बैठा। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, खारवे के पास। ओह, मैं गहरी नजर से उसे देख कर रह गया। क्या तुम्हें उसकी मौत का अफसोस है? उसने खालिस बीवियों वाले अंदाज में पूछा। नहीं, मैंने चौंके हुए लहजे में कहा। कलाड़िया बेतरह मेरी निगाह में घूम गई। वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी। लियान ने इस अंदाज में कहा जैसे किसी सोतन का जिक्र कर रही हो। मैंने उस जहरीली नागन को खत्म कर दिया। फिर वो थोड़ा तवक्कुफ करके पूछने लगी, ये दाम उसे तुमने ही दिया था ना? हाँ, मैं गड़बड़ा गया। कलाड़िया बड़ी खतरनाक औरत थी। लियान जगटक मेरी आंखों में देखती चली गई। दरअसल जब उसने कलाड़िया की मौत का जिक्र किया तो मुझे एक झटका सा लगा था। शायद मैं लाशऊरी तौर पर उसकी मौत का ख्वाहा नहीं था। हुस्न, खूबसूरती, दिलकशी और शादाबी को हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अगर ये कायनात ताजगी से खाली होती रही तो देखने वाली आंख पथरा जाएगी। सच्ची बात तो ये है कि कलाड़िया की मौत का मुझे वाकई बहुत अफसोस था और लियान भी इसी नतीजे पर पहुंची थी, मगर हम दोनों के अंदाजे नजर में बहुत फर्क था। वैसे एक बात है, औरत मर्द की बनिस्बतन ज्यादा जज्बाती और हसास होती है। वो कहीं ज्यादा तेजी से मामले की तह तक पहुंच जाती है। पता नहीं लियान इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही थी। मैंने उसे निगाह चुराते हुए तशवीशनाक लहजे में कहा, हमें फौरी तौर पर इस बंगले से निकल जाना चाहिए। जोगिंदर पाल अपने पालतू कुत्तों के साथ यहाँ पहुंचने वाला है। ठीक कहते हो, वो मानीखेज अंदाज में बोली। अब इस बंगले में हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। लियान ने वही बात की जिसका इजहार मैंने किया था, लेकिन अल्फाज ऐसे ज़ूमानी इस्तेमाल किए कि बासानी इन अल्फाज की मदद से उसके बयान को कोई और रंग भी दिया जा सकता था, और मैं कोई और रंग देने के बारे में कुछ ज्यादा ही संजीदा था। शायद ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थी। हम दोनों गन सुनते पहलू बापहलू चलते हुए बंगले के सामने वाले हिस्से में पहुंचे। वहां पोर्च में एक कीमती गाड़ी खड़ी थी। बंगले में दाखिल होते वक्त हमने सोचा था वापसी में अगर हंगामी तौर पर हमें किसी गाड़ी की जरूरत पेश आती तो हम ये बेशकीमत गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। मज़कूरा गाड़ी के नजदीक पहुंचकर लियान ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने हतमी लहजे में कहा, नहीं, हम यहाँ से निकलने के लिए किसी गाड़ी का सहारा नहीं लेंगे। ख्वाह मुखा एक चीखती चिंगारती शिनाख्त को अपने साथ दौड़ाते फिरना अक्लमंदी नहीं। और इस स्टेशन वैगन के बारे में क्या ख्याल है? हम गेट के करीब पहुंचे तो लियान ने उस स्टेशन वैगन की जानिब इशारा किया जिसमें जानूस और उसके दो साथी वहां पहुंचे थे, और लियान इस बात से आगाह नहीं थी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, नहीं। फिर वो उलझन ज़दा नजर से मुझे तकने लगी। मैंने बंगले के गेट के नजदीक बेसूद पड़े विजय और राजेश पर एक तनकीदी निगाह डाली। वो दुनिया और माफिया से बेखबर मेरे तमाशे से महफूज थे। मैंने उन्हें जिस किस्म की नींद में पहुंचाया था वहां से उनकी फौरी वापसी के इम्कानात न थे। लियान के सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा, हम यहाँ से पैदल ही निकलेंगे। इस इलाके से थोड़े फासले पर पहुंचने के बाद फैसला किया जाएगा कि किधर का रुख किया जाए। और मैंने हाथ में मौजूद गन को ड्राइव वे में दूर उछाल दिया और इजाफा करते हुए कहा, ये इन लोगों की अमानत है, इसे इधर बंगले ही में रहना चाहिए। बात खत्म करते ही मैंने विजय और राजेश की जानिब इशारा भी कर दिया। लियान ने चश्मे ज़दन में मेरी तकलीद की और अपने हाथ की खतरनाक गन को वहीं एक तरफ डाल दिया। फिर हम तेजी से गेट की समत बढ़ गए। हमने जैसे बंगले से बाहर कदम निकाला, एक टैक्सी तेजी से शिवाली स्ट्रीट में दाखिल हुई। शिवाली स्ट्रीट इसराइली एम्बेसी के तकरीबन अकब में वाक़ थी, जिसमें जोगिंदर पाल का बंगला नंबर J200 थोड़ी देर पहले मैदान कारजार बना हुआ था। इस टैक्सी का शिवाली स्ट्रीट में दाखिल होना कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसके अंदाज ने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वो तूफानी रफ्तार से सीधी हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे टैक्सी ड्राइवर हमें कुचलने का इरादा रखता हो। मैंने पहलू बचाकर एक जानिब दौड़ लगा दी। लियान भी मेरे ताकुब में भागी।
हम टैक्सी की मुखालिफ समत में दौड़ने लगे। टैक्सी के खौफनाक तेवर देखकर मेरे दिल में यही ख्याल आया कि जोगिंदर पाल के बंदे हमारे फरार को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे थे उनमें इसी अंदाज में सोचा जा सकता था। चंद सेकंड में टैक्सी ने हमें आ लिया। वो हमारे इंतहाई करीब पहुंच गई। इससे कबल के मैं पलटकर अकब में देखता, मेरी समाज से एक मानूस आवाज टकराई, वहीदान रुक जाओ, आगे तुम्हारे लिए खतरा है। कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा था और किसी बड़े खतरे से आगाह भी कर रहा था। अब रुकना और रुक कर उसकी बात सुनना जरूरी हो गया था। मेरे कदम थमे तो लियान भी रुक गई। हमने बैक वक्त पलटकर अपने पीछे देखा और चौंक उठे। हमसे चंद फुट के फासले पर वो टैक्सी ठहर गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी साइड वाले शीशे से गर्दन बाहर निकाली हुई थी और हाथ से हमें इशारा भी कर रहा था। उसकी सूरत पहचान कर मैं ठिठक गया। वो जानूस का खास आदमी काशानूक था। दुश्मन के एक अहम आदमी ने मुझे इतनी खैर ख्वाही से पुकारा तो हैरत हुई। हमें रुकता देखकर उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, वहीदान टैक्सी के अंदर आ जाओ, यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। मैं इस वक्त अजीब तजब्जुब के आलम में था। लियान भी सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। काशानूक की इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि वो गली हमारे लिए डेथ स्ट्रीट की हैसियत हासिल करने वाली थी। काशानूक हमें जिस दोस्ताना अंदाज में टैक्सी के अंदर बुला रहा था, उससे तो यही जाहिर होता था उसे जानूस को पेश आने वाले हालात की खबर नहीं। एक लम्हे के तामिल के बाद मैंने लियान को इशारा किया। दूसरे लम्हे हम काशानूक की टैक्सी की अकबी निशस्त पर मौजूद थे। मैंने इस रिस्क पर टैक्सी में बैठने का फैसला किया कि काशानूक तो ताज़ा तरीन हालात से आगाह नहीं और वो हमें जानूस के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ही समझ रहा है। वैसे आगे जाकर अगर उसकी सोच का कोई घपला सामने आ भी जाता तो मैं उस चिकने सर वाले काशानूक से बखूबी निमट लेता। हमने जैसी टैक्सी में बैठकर दरवाजा बंद किया, काशानूक ने टैक्सी को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। फिर वो हवाई रफ्तार के साथ टैक्सी को शेवाली स्ट्रीट में दौड़ाने लगा। चंद सेकंड बाद हम स्ट्रीट के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। काशानूक ने टैक्सी की रफ्तार कम की और बड़ी महारत से उसे मेन रोड पर ले आया। मैंने गर्दन मोड़कर स्ट्रीट की तरफ एक अलविदाई निगाह डाली और मुझे एक मर्तबा फिर चौंक जाना पड़ा। हमारी मुखालिफ सम से 3 गाड़ियां यके बाद दीगरे शेवाली स्ट्रीट में दाखिल हुई थी, जिनमें से आखिरी गाड़ी पर मैंने इसराइल का झंडा भी लगा हुआ देखा। मेरे रगो पैर में एक सनसनी सी दौड़ गई। इसराइली एम्बेसी चंद कदम के फासले पर वाक़ थी। झंडे वाली गाड़ी का सीधा सीधा एक ही मतलब था कि यहूदी मेरे खिलाफ सरगर्म हो गए थे। डैन हार्वे और कलाडिया कोई मामूली लोग नहीं थे। मेरी बादियाबी रब्बी मोशी हाइमन के किसी नायब तक यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल की खबर पहुँच गई थी। ऐन मुमकिन था रब्बी ही के हुक्म पर इसराइल एम्बेसी वाले मुतहर्रक हुए हों। बाकी 2 गाड़ियों में जोगिंदर पाल वगैरह भी हो सकते थे। मैं एक तवील सांस खारिज की और सीधा होकर बैठ गया। रब्बी की तरफ ध्यान जाते ही मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले उसके मोबाइल फोन पर राब्ता करने का वादा किया था। काशानूक की मौजूदगी में मैंने ये राब्ता मुनासिब ना समझा। पहले इसकी पोजीशन का अंदाजा लगाना जरूरी था। रब्बी से बाद में भी बात हो सकती थी। काशानूक बड़ा अलर्ट और महारत से ड्राइविंग कर रहा था। जल्दी वो टैक्सी नेपाल रासरा बैंक के पास से गुजरते हुए बलवितरा रोड पर आ गई। काशानूक की पूरी इसरार खामोशी मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर रही थी। हम लगभग 3:30 बजे अपार्टमेंट से निकले और उस वक्त वो वहीं पर मौजूद था। मेरी मालूमात के मुताबिक काशानूक जानूस का जानिसार और वफादार था। फिर वो हमें किसी बड़े खतरे से आगाह करने के बाद टैक्सी में अपने साथ क्यों ले जा रहा था, और सबसे बड़ी बात ये कि उसे कैसे मालूम हुआ हम इस वक्त जोगिंदर पाल के बंगले में से निकल रहे हैं। वो नक्सल से लादम पद के इलाके में क्यों पहुंचा? ये तमाम तर सवालात ऐसे थे जिनके दुरुस्त जवाबात काशानूक ही दे सकता था। उसे अभी तक दुश्मनों वाली कोई हरकत नहीं की थी, लिहाजा मैंने उसे टटोलना जरूरी समझा। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, काशानूक तुम वहाँ निक्सल वाले अपार्टमेंट में थे, तुम्हें कैसे पता चला कि हम पर यहाँ कोई मुसीबत टूट पड़ी है? लियान भी मेरी तरह काशानूक की तरफ मुतवज्जो थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल उसकी समझ से बाहर थी। काशानूक ने फौरी तौर पर कोई जवाब ना दिया। उसके रवैये ने मुझे और ज्यादा तशवीश में डाल दिया। इससे पहले कि मैं दोबारा उससे इस्तफसार करता, उसने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए एक हाथ मेरी जानी बढ़ा दिया। मैंने देखा उसके हाथ में एक नन्हा सा मोबाइल फोन मौजूद था। मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा, ये क्या है? मैंने इस सेल पर एक नंबर डायल किया है, तुम बात कर लो, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने वो सेल उससे लेकर अपने कान से लगाया और माइक में कहा, हेलो गुड इवनिंग। सेल के स्पीकर से खारिज होने वाली आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये सब क्या चक्कर है डॉक्टर मोंग? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। उसने मुख्तसरन कहा, काशानूक भरोसे का आदमी है, जानूस पर भी तुमने अपने एतमाद का इजहार किया था। मेरा लहजा खुद बखुद तलख हो गया। वो गंभीर आवाज में बोला, जानूस की असलियत मुझ पर खुल गई थी, लेकिन मैंने दानिश उसे डील दे रखी थी। रत्ना पार्क वाले बंगले में जो अफसोसनाक वाकयात पेश आए, उनके पीछे जानूस ही का हाथ है। मेरे लहजे में एहतजाज शामिल हो गया। उसके बावजूद भी तुमने हमें उस आस्तीन के सांप के हवाले कर दिया। वहीदान, मैं जो कुछ जानता हूँ मुमकिन है तुम उससे ज्यादा जानते हो। इस तरह मैं भी बाज़ मामलात में तुमसे ज्यादा मालूमात रख सकता हूँ। वो फलसफियाना अंदाज में बोला, हर काम का एक वक्त और तरीकाकार मखसूस होता है। जानूस तुम्हारे हाथों ही अपने करार वाकई अंजाम को पहुंचा। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने पूछा, बहरहाल लियान कैसी है? मैंने वाज़े अल्फाज में कह दिया, तुम्हारी मंतिक मेरी समझ में नहीं आई।
जेन पर ज्यादा जोर ना दो। वो मुशफ़क़ाना अंदाज में बोला, तुम्हें अभी बहुत से महाजों पर इसे इस्तेमाल करना है। उसका इशारा मेरे ज़हन की तरफ था। बात के इख्तिताम पर उसने एक मरतबा फिर पूछ लिया, लियान के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। हम दोनों खैरियत से हैं, मैंने गोलमोल जवाब दिया। क्या तुम यहाँ के ताज़ा तरीन हालात से आगाह हो? बड़ी हद तक, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। जब आज दोपहर तुम दोनों अपार्टमेंट से निकले तो काशानूक ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। मैंने उसे हिदायत कर दी थी कि तुम्हारा ख्याल रखे। तुम इसे जानूस के वफादार की हैसियत से जानते हो, इसलिए मैंने इसे कहा था कि कभी इस हवाले से कोई गलतफहमी पैदा होने लगे तो वो मुझसे राब्ता करके तुम्हारी बात करा दे, और हम बात कर रहे हैं। वो सांस लेने को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, काशानूक पर एतमाद करो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। डॉक्टर मूंग का अंदाज उलझा देने वाला था। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो जानूस के साथ क्या वाकयात पेश आ चुके हैं? जानूस डैन हार्वे और क्लाडिया की इबरतनाक अंजाम की मुझे खबर मिल चुकी है, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया। उसके मुंह बम मगर अटल अंदाज ने मुझे गड़बड़ा दिया। जाने के बावजूद भी मैं उससे ना पूछ सका कि उसकी मालूमात का जरिया क्या है। अगर मैं ये सवाल करता तो वो मुझे किसी भी गैर वादे जवाब से इत्मीनान दिलाने की कोशिश करता, लिहाजा मैंने ऐसा इरादा तर्क करना ही बेहतर समझा। रब्बी से बात हो तो खूब बढ़ चढ़ कर बोलना। डॉक्टर मूंग की आवाज मेरी समा से टकराई। उसे डरने या दबने की जरूरत नहीं है, वो हर सूरत में तुम्हें हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारी साथी को अपने कब्जे में कर रखा है। जब तक तुम उसके काबू में नहीं आ जाते वो साहिल को बहुत संभाल कर रखेगा। साहिल की सलामती तुम्हारे उसूल के लिए बहुत जरूरी है। रब्बी उसे कोई गजिन नहीं पहुंचने देगा, और ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इससे पहले कि वो तुम्हारी तरफ से मायूस हो जाए तुम उस तक रसाई हासिल कर लो। वो जानता है तुम साहिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करोगे, और इसी कोशिश के दौरान में वो तुम्हें उचक लेगा, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। मैं इस वक्त साहिल के बारे में ही सोच रहा था। जब डॉक्टर मूंग ने ये बात की, एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरी सोच पढ़ रहा हो। अगर ऐसा नहीं भी था तो भी डॉक्टर कुछ ना कुछ जरूर कर रहा था। उसने अपने बड़े मोहतरम सांगफू की सोबत में उम्र गुजारी थी। सांगफू की रूहानी और बातनी सलाहियतों का मैं भी मुतरिफ था। उसके इंतकाल के बाद अब डॉक्टर मूंग भी बड़ा था, इसकी पूरी इसरार सलाहियतों से इनकार मुमकिन ना था। मैंने उससे नहीं पूछा कि वो साहिल और रब्बी के बारे में मजीद क्या जानता है। थोड़ी देर बाद मेरी रब्बी से बात होने वाली है, मैंने कहा। उसने कुछ अरसे से मुझे जिस सदाब में मुब्तला कर रखा है वो कुछ मैं ही जानता हूँ। मुझे तो वो हासिल कर सकेगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी साहिल तक जरूर पहुंच जाऊंगा। मुझे हर सूरत इसराइल जाना होगा। मेरा लहजा इतना ठोस था कि खुद मुझे भी अपनी आवाज अजनबी सी महसूस हुई। साहिल के उसूल के लिए बहुत आंख मचोली हो चुकी थी। अगर रब्बी बुद्ध नील कुंड वाली इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा कीमती पत्थरों पर राल ना टपका रहा होता तो वो साहिल को इसराइल से निकालकर खटमंडू तक कभी ना भेजता। यहाँ खटमंडू में उसे तलख तजरिबात से गुजरना पड़ा था। वो अपने इरादे से बाज आया था या नहीं, लेकिन ये जरूर उस पर वादे हो गया था कि अगर वो 5 नायाब पत्थरों को हासिल करना चाहता है तो मुझे अपने कब्जे में करना होगा। एक मैं ही ऐसा शख्स था जो उन अनमोल पत्थरों को इबादतगाह के तय खाने से निकाल कर बाहर ला सकता था, और मुझे काबू करने के लिए साहिल को अपनी तहवील में रखना बहुत जरूरी था। लिहाजा ये बात तय थी कि वो अब साहिल को इसराइल से बाहर नहीं निकालेगा, मुझे ही अपनी जाने तमन्ना तक पहुंचना होगा। ये तमाम तर ख्यालात एक सेकंड में मेरे जहन से गुजरे। अगली लम्हे डॉक्टर मूंग की आवाज मेरी समा से टकराई। वजदान, तुमने इसराइल का जिक्र किया है तो ये बात जहन में नक्श कर लो कि इस वक्त खटमंडू में इसराइली एम्बेसी पूरी तरह मुतहर्रक हो चुकी है। तुम यहूदियों की ताकत और वसी इख्तियारात से बखूबी वाकिफ हो। तुम्हें और लियान को खटमंडू के चप्पे चप्पे पर तलाश किया जा रहा है। वो एक लम्हे को तवक्कुफ करने के बाद दोबारा गोया हुआ। मैं नहीं जानता तुमने आइंदा के लिए क्या अल्लाह अमल तरतीब दिया है, लेकिन जब तक खटमंडू में हो तुम्हें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। मेरी मानो तो एक आध दिन के लिए बिल्कुल मंदिर से आउट हो जाओ। काशानूक की सिलसिले में तुम्हारी हर किस्म की मदद कर सकता है। यकीनन इसी नोयत की हिदायत उसने काशानूक को भी दे रखी थी। मैंने डॉक्टर मूंग से सरसरी लहजे में कहा, डॉक्टर मैं तुम्हारे मशवरे पर गौर करूंगा, लियान का बहुत ख्याल रखना। उसने सिफारिश करने वाले अंदाज में मुझे ताकीद की। मैंने तिरछी नजर से अपने पहलू में बैठी हुई लियान को देखा और कहा, बहुत ख्याल रखा हुआ है इसका। अलविदाई कलिमात के बाद हमारे दरमियान सेलुलर राब्ता मौकूफ हो गया। जब हम बुद्ध नील कुंड वाली इबादतगाह से रुखसत हुए तो उस वक्त भी डॉक्टर मूंग ने लियान का ख्याल रखने के सिलसिले में मुझे ताकीद की थी, और उसकी ये ताकीद खाली इल्लत नहीं थी। लियान मेरे मिशन में शामिल थी और इसी शमूलियत ने उसके शोहर शून की जान ले रही थी। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल तनहा थी। इसका ख्याल रखना मुझ पर लाजम हो चुका था। डॉक्टर मूंग अगर ना भी कहता तो मैं इस जिम्मेदारी में कोई कोताही ना बरता। इन लम्हात में शून की ख्वाहिश शदीद मेरे जहन में आ गई। उसे औलाद की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन इस सिलसिले में लियान उससे ताउन पर आमादा ना थी। उनकी शादी लगभग 4 साल रही होगी, लेकिन वो औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रहे। इसी दौरान में जिद करके लियान ने 2-3 मरतबा अबार्शन करा लिया। ये बात नहीं थी कि उसे बच्चों से नफरत हो, वो बच्चा तो चाहती, लेकिन इन तवील मराइल को तय करते हुए वो घबराती थी, जिनसे गुजरते हुए बगैर कोई औरत फितरी माँ नहीं बन सकती। उसका रुझान अडॉप्शन की जानिब था, मगर शून उसकी बात मानने को तैयार ना था।
उनकी शादीशुदा जिंदगी के ये 4 साल बड़ी जज्बाती और नफ्सियाती कशमकश में गुजरे थे। इस सिलसिले में शून का मुतालबा जायज था, मगर पता नहीं लियान अपने सीने में किस किस्म की ममता छुपाए बैठी थी। मैंने एक तवील सांस खारिज की और मोबाइल फोन का शानूक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम मेरी नज़र में मोतबर तो हो गए, अब ये बता दो हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। काशानूक बड़ी रवानी से इंग्लिश बोलता था। उसने जवाब दिया, फिलहाल हम बुद्धनाथ वैली की तरफ जा रहे हैं, आइंदा का प्रोग्राम वहां पहुंचने के बाद तरतीब देंगे। क्या ये वैली बुद्धनाथ स्टूपा के नजदीक है? मैंने पूछा। उसने बताया, स्टूपा के गिरदोनवा में ज्यादातर बुद्धिस्ट आबाद हैं, इसलिए ये इलाका वादी की शक्ल इख्तियार कर गया है। बुद्धनाथ स्टूपा की मौजूदगी के बायस ये वादी बुद्धनाथ वैली कहलाती है। वैली में मेरा एक महफूज ठिकाना है जहाँ तुम बेफिक्री से जितना चाहो वक्त गुजार सकते हो।